श्वान श्वान से लड़ रहे प्रतिपल देते घाव, श्वान श्वान से लड़ रहे प्रतिपल देते घाव, सत्ता के संघर्ष का अनुचित नाम चुनाव। चुनाव जिसे हम नाम देते हैं वो सत्ता का एक संघर्ष है, एक पक्ष दूसरे पक्ष पे वार करता है। मैंने कविता का क भी नहीं जानता था और सबसे पहली कविता उसी समय मैंने लिखी थी और वो कविता थी कि कुछ स्वजनों की ये सलाह मिली मैं लिखा करूं अखबारों में। कुछ स्वजनों की ये सलाह मिली मैं लिखा करूं अखबारों में, ये कैसे उन्हें बताऊं मिट्टी नहीं बिकती बाजारों में। जी देखिए, मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं अपनी और उसी के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहूँगा कि जोश भरने को रगों में खून होना चाहिए, जोश भरने को रगों में खून होना चाहिए, दिल में हासिल के लिए सुकून होना चाहिए। ख्वाब तो सब हैं सजाते आँख में अपने, मगर जो ख्वाब पूरा कर सके वो जुनून होना चाहिए। नमस्कार छपरा, आप देख रहे हैं हमारा शो बोलेगा बिहार, जिसमें आप सभी जानते हैं कि हम संडे टू संडे एक स्पेशल शो लेके आते हैं जिसका नाम है बोलिए जनाब। जी हाँ, आज हम बात करेंगे शंकर शरण शिशिर जी से। तो आइए मिलते हैं शंकर शरण शिशिर जी से। वैसे सर नाम तो काफ़ी आपका लंबा है, वैसे इस नाम के पीछे कोई स्पेशल लॉजिक है क्या? नहीं, कोई स्पेशल लॉजिक नहीं है। सबसे पहले तो नमस्कार दर्शकों को और बोलेगा बिहार के दर्शकों को खास करके मैं प्रणाम करता हूँ। और नाम में कुछ खास नहीं रखा है, एक बहुत बड़े साहित्यकार ने कहा भी है कि नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। तो मेरा बेसिकली नाम है शंकर शरण सिंह और जब लिखने की कोशिश की मैंने तो एक तखल्लुस, एक उपनाम रख लिया शिशिर, शंकर शरण शिशिर हो गया। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि साहित्य प्रेमियों को किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी सर हम आपके ही मुंह से आपका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक और आपके बारे में खुल के जान सकें। नहीं, ऐसा कोई परिचय की बात नहीं है, विशेष परिचय की बात नहीं है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, छपरा से ही बिलोंग करता हूँ। नेटिव प्लेस मेरा सिताब दियारा होगा, सिताब दियारा के एक गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर काफ़ी दिनों से, मतलब मेरा जन्मभूमि एक तरह से कहा जाएगा तो ये छपरा शहर ही है। तो छपरा शहर से विशेष लगाव है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई भी मेरी यहीं की हुई है। फिलहाल में वर्तमान में मैं जहानाबाद में सेवा दे रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। बस यही छोटा सा परिचय है। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि हम सभी तो जानते हैं कि हम शंकर जी को साहित्य प्रेमी के रूप में, साहित्य सेवी के रूप में देखते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो उठता है कि शंकर जी बचपन से चाहते क्या थे बनना, वो आखिर क्या चाहते थे कि मैं बड़े होकर ये करूँगा वो करूँगा। तो शंकर जी क्या चाहते थे कि वो बड़े होकर क्या बने? देखिए, हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ सपना होता है और सपने जो होते हैं एक उम्र के साथ बदलते जाते हैं। मतलब सपने जो होते हैं, एम जो होता है बच्चे का, वो जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है तो वो अपने सपनों को बदलते जाता है परिस्थितियों के हिसाब से। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैं कोई विशेष बालक तो था नहीं, विशेष बच्चा तो था नहीं। सामान्य तौर पे बच्चे जैसे सपना देखते हैं, डॉक्टर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, तरह तरह की बातें मन में आती थी। लेकिन बेसिकली मैं कहना चाहूँगा जो मैं बनना चाहता था वो आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। उस अपने एम को, उस डेस्टिनेशन पॉइंट को मैं आज भी फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, कहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। अभी खोज जारी है। जी हाँ, तो हम बता दें कि शंकर जी को अभी अपनी डेस्टिनी मिली नहीं है। जी बिल्कुल। शंकर जी, आमतौर पे हर इंसान की जिंदगी का एक लक्ष्य होता है, गोल होता है कि कोई विशेष काम होता है, उसके जिंदगी का एक विशेष कार्य जो वो शुरू से करना चाहता हो। तो ऐसा कोई कार्य आपकी जिंदगी में रहा है कि नहीं? देखिए, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि किसी प्रसंग में उन्होंने लिखा है वहाँ पर कि सकल कर्म करी थके गोसाई, सुखी न भयो वही की नाई। तो मुझे लगता है कि जितने काम मुझे करने थे उसमें से मैक्सिमम मैंने कर लिया है, लेकिन अभी जो फिलहाल कर रहा हूँ वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है। तो इसको करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी जो जीवन जी रहा हूँ मैं साहित्य की सेवा करके, समाज की सेवा करके, वो मेरे लिए बहुत खुशी देने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पे जैसे कि हम अभी पहले बैठ के सेशन के पहले बैठ के बातें कर रहे थे, तो उस क्रम में हमारी एक बातचीत हो रही थी, उसी में एक टॉपिक उठा था कि अपने पैशन को लेके किस तरीके से इंसान को जुनूनियत रखनी चाहिए या जो भी। तो आपको क्या लगता है कि इंसान को अपने पैशन को किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? मतलब आमतौर पर हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने पैशन
को फॉलो करने के लिए बिल्कुल जुनूनी हो जाते हैं। वो घर परिवार मतलब इनकम एक्सपेंस कुछ भी नहीं देखते। तो ऐसे में आप मतलब उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए? जी देखिए, मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं अपनी, और उसी के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहूँगा कि जोश भरने को रगों में खून होना चाहिए। जोश भरने को रगों में खून होना चाहिए, दिल में हासिल के लिए सुकून होना चाहिए। ख्वाब तो सब हैं सजाते हैं आँख में अपने, मगर जो ख्वाब पूरा कर सके वो जुनून होना चाहिए। बिल्कुल। जो ख्वाब पूरा कर सके वो जुनून होना चाहिए। बस इतना ही। वैसे आपने एक बिल्कुल परफेक्ट साहित्य प्रेमी और कवि वाली पंक्तियां बोली हैं। जैसा कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपने अपने ही अंदाज में आंसर भी दे दिया। तो ये बहुत बड़ी एक पहचान है साहित्य प्रेमियों की। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, या फिर मतलब कब आपको ये पता चला कि आपकी रुचि साहित्य की तरफ है? देखिए, मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा होती थी कि अपनी भावनाओं को मैं उजागर करूं, लिखूं या बोलूं। तो वो वाकया ही मैं सुना देना चाहता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। बात 2016 की रही होगी, और मैं फेसबुक वगैरह सोशल साइट्स पे लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखता था। तो मेरे एक परिचित थे, दरअसल वो अखबार वगैरह के क्षेत्र में काम करते हैं, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। तो उन्होंने मेरे किसी रिश्तेदार से कहा, मुझे लगता है मेरी दीदी से कहा था कि बाबू को कहना ना, क्यों अपना समय बर्बाद करता है, अगर लिखने का शौक है तो अखबार ज्वाइन कर ले। दीदी ने मुझे आके सिंपल से वे में ये बात कही। ये बात मेरे दिल को चुभ गई। इसके पहले मैंने कविता का क भी नहीं जानता था, और सबसे पहली कविता उसी समय मैंने लिखी थी, और वो कविता थी कि कुछ स्वजनों की ये सलाह मिली, मैं लिखा करूं अखबारों में। कुछ स्वजनों की ये सलाह मिली, मैं लिखा करूं अखबारों में, ये कैसे उन्हें बताऊं, मिट्टी नहीं बिकती बाजारों में। वाह वाह, क्या बात है। रेत हूं मैं गंगा तट का, रेत हूं मैं गंगा तट का, है मेरा मोल विशेष नहीं, लिख लेता हूं कुछ ऐसे ही, बाकी इच्छा कुछ शेष नहीं। स्वच्छंद उड़ा करता हूं मैं, ना मुझ पर कोई बंधन है, स्वजनों के हित हेतु किंतु सादर मेरा अभिनंदन है चाह कि बस मैं सदा रहूं अपनों के मन अंतःपुर में, नहीं ऐसी कोई अभिलाषा कि नाम हो मेरा दिगंतर में, नाम हो मेरा दिगंतर में। वाह, क्या बात है। लेकिन मैंने उन्हें चिढ़ाने के लिए कविता नहीं लिखी, तो बस मेरे दिल की भावना थी जो व्यक्त हो गई, और मुझे एक रास्ता मिल गया, साहित्य का एक रास्ता मिल गया। उन्हीं के कारण तो मैं तो वो टर्निंग पॉइंट मानता हूँ अपने जीवन का, जहां से मैं कविताओं की तरफ मुड़ गया। कविताओं की तरफ मेरा रुझान हो गया। बहुत सारे अलग अलग मूड्स रहते हैं मन में, जैसे भाव आते हैं, संवेदना होती है तो उसके हिसाब से भी लिखा जाता है। जैसे अभी वर्तमान में जो हमारे समाज का एक स्वरूप बन गया है, या राजनीतिक स्वरूप जो बन गया है, सभी लोग आपस में लड़ते हैं। कहीं पर लोकहित जनहित की बात नहीं होती है। तो उसमें कुछ पंक्तियां लिखी गई थी, और वो बेसिकली साहित्य की एक विधा होती है जिसको कहा जाता है कुंडलियां। तो कुंडलियां के फॉर्म में लिखा गया था वो, और उसमें कहा गया था लिखते समय कि श्वान श्वान से लड़ रहे, कुत्ते कुत्ते से लड़ रहे हैं, ऐसी तुलना की गई है। क्षमा चाहता हूं मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसको व्यक्त करने के लिए इससे बेहतर उपयुक्त शब्द नहीं हो सकता। श्वान श्वान से लड़ रहे, प्रतिपल देते घाव, श्वान श्वान से लड़ रहे, प्रतिपल देते घाव, सत्ता के संघर्ष का अनुचित नाम चुनाव। चुनाव जिसे हम नाम देते हैं वो सत्ता का एक संघर्ष है, एक पक्ष दूसरे पक्ष पे वार करता है। इस श्रेणी के 2 मुक्तक हैं, और इसको ऐसा लिया जा सकता है कि विवाह के पूर्व की 4 पंक्तियां और विवाह के बाद की 4 पंक्तियां। तो दर्शकों के लिए पेश है कि हृदय के अनवरत इस स्नेह को आवाज तो देते, हृदय के अनवरत इस स्नेह को आवाज तो देते, मिलाने को सुरों से साथ तुम एक साज तो देते, मिलाने को सुरों से साथ तुम एक साज तो देते, हमें मंजूर था अंजाम जो होता मोहब्बत का, हमें मंजूर था अंजाम जो होता मोहब्बत का,
मगर पुरजोर कोशिश तुम उसे आगाज तो देते, मगर पुरजोर कोशिश तुम उसे आगाज तो देते, मुझे आवाज तो देते। जी, पहला मुक्तक ये, और दूसरा मुक्तक मैंने बताया ही कि वो विवाह के बाद के भाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपनी पत्नी के लिए। तो उसके बारे में 4 पंक्तियां कही जा रही हैं कि समेकित स्नेह संयम का सुखद परिणाम तुम ही हो, समेकित स्नेह संयम का सुखद परिणाम तुम ही हो, मनः अंतः पटल पर जो लिखा वह नाम तुम ही हो, हृदय की व्याप्त अंतर वेदना के मूक स्वर सुन लो, हृदय की व्याप्त अंतर वेदना के मूक स्वर सुन लो, हमारी सहचरी हो तुम सुशोभित वाम तुम ही हो, हमारी सहचरी हो तुम सुशोभित वाम तुम ही हो। जी बस। वाकई आपकी जो कविताएं हैं वो हृदय को छूने वाली कविताएं हैं। हम चाहेंगे कि अब एक अलग मूड में कविताएं हो जाए, कुछ भक्तिमय टाइप्स की। बिल्कुल। लगभग मुझे लगता है कि साहित्य के जो 9 मूल रस हैं, सभी रसों में मैंने रचनाएं लिखी हैं, और भक्ति वाली रचनाएं जो शांत रस की रचनाएं कही जाती हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षित करती हैं। तो एक भक्ति की रचना मैं सुना देता हूँ। मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए मैंने कुछ लिखा था, वही मैं सुना रहा हूँ अपने दर्शकों को। जगत के नायक हैं प्रभु राम, सहज सुखदायक हैं प्रभु राम, जगत के नायक हैं प्रभु राम, सहज सुखदायक हैं प्रभु राम, कलि के कलुष ताप को हरता, कलि के कलुष ताप को हरता, जिनका पावन नाम, जगत के नायक हैं प्रभु राम, सहज सुखदायक हैं प्रभु राम, जिनकी कृपा से सूरज तारे, चंद्र सहज हैं दृश्य हमारे, अखिल विश्व के पालनहारी, मोहन मूरत मंगलकारी, जिनका रूप अलौकिक अद्भुत, जिनका रूप अलौकिक अद्भुत, अभिरंजन अभिराम, जगत के नायक हैं प्रभु राम, सहज सुखदायक हैं प्रभु राम, प्रतिपल पावन प्रमुदित पुलकित, प्रतिपल पावन प्रमुदित पुलकित, स्वयं सहज साकार सरल चित, अखिल विश्व के जो अभयंतर, अखिल विश्व के जो अभयंतर, निगमागम नित नमित निरंतर, अमित अनंत अगोचर अतिशय, अमित अनंत अगोचर अतिशय, गुणदायक गुणधाम, जगत के नायक हैं प्रभु राम, सहज सुखदायक हैं प्रभु राम, जगत के नायक हैं प्रभु राम, सहज सुखदायक हैं प्रभु राम। वाह, क्या पंक्तियां थी। जगत के नायक हैं श्री राम, सहज सुखदायक हैं श्री राम। वाकई में शंकर जी, आपकी कविताओं को सुन के ऐसा नहीं लगता कि मतलब आपने 2016 में ही अपनी कविताएं लिखना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें, ये जो गुण है, ये विरासत में मिला था, क्योंकि आपकी जो शब्दों पे पकड़ है और जिस तरीके से आप हिंदी के दुर्लभ शब्दों का प्रयोग अपनी कविताओं में, अपनी पंक्तियों में कर रहे हैं, और जिस तरीके से आपको उनके रसों के बारे में, मतलब हर एक विधा के बारे में जिस तरीके से आपकी पकड़ या जानकारी है, वो वाकई में अद्भुत है। अब हम अपने सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हम हमेशा अपने दर्शकों के लिए, ये हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा हमारे दर्शकों के लिए होता है। आप हमारे दर्शकों को, छपरा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज देने के लिए शख्सियत का ऊंचा होना ज़रूरी है, और मैं बहुत बड़े शख्सियत का स्वामी नहीं हूँ, एक छोटी सी शख्सियत है मेरी, और बिल्कुल सामान्य सा नागरिक कहूँ मैं, छपरा का हूँ,
अभी वर्तमान में मैं बाहर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर जाने पर हम तुलनात्मक रूप से अपने शहर को देखते हैं। बिल्कुल। तो अपने शहर के लोगों से हम कहेंगे शहर के एक सभ्य, सुसज्जित, या कहेंगे एकदम मतलब शालीन नागरिक बने और अपने दायित्वों का निर्वहन करें, अपने अधिकारों के बारे में जागृत रहें। हम जिस शहर में रहते हैं उसके प्रति हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, हम क्या अपने शहर से चाहते हैं, हम क्या अपने शहर को दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हम यदि समेकित रूप से गौर करें तो हमारा शहर सबसे अच्छा, सबसे सुंदर बन सकता है। और हमारी तो एक समृद्ध विरासत रही है। सारण कोई छोटा सा नाम नहीं है। सारण अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत को संजोए हुए है। इसकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक विरासत है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो विश्व विख्यात हुए हैं। तो यदि हम उन नामों का आसरा रखें और वर्तमान के समय में अपने सारे दायित्वों का मतलब समेकित रूप से या कहिए सम्यक रूप से अगर निर्वहन करते हैं तो ये हमारे सफर के लिए सबसे ज़रूरी बात होगी। मैं यही कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा सारण की जनता से, अपने दर्शकों से, कि वो एक अच्छे नागरिक के तौर पे अपनी सेवाएं दें और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। तो छपरा, आप अभी सुन रहे थे शंकर शरण शिशिर जी को। वाकई में एक सहज और सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं ये। जिस तरीके से एक साहित्यकार और एक कवि की जो शख्सियत होती है वो इनके में वो गुण, ये सारी चीजें कूट कूट के भरी हुई हैं। तो इसी क्रम में छपरा, हम अपने अगले सेशन में फिर एक नए साहित्य प्रेमी से मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें हमारा चैनल बोलेगा बिहार।